Hi everyone, good evening. Now welcome to सौरभ सर की पाठशाला. You are watching ABCH JEE. Okay. Now आज का हमारा टॉपिक ग्रेविटेशन है एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली यार ग्रेविटेशन क्या है. ओके तो ग्रेविटेशन यार ये वाला वर्ड ना हम लोग जन्म जन्मांतर से सुनते आ रहे हैं. हम लोग बचपन से यही वर्ड सुनते आ रहे हैं. ओके कि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन की वजह से चीज़ें नीचे आती है, सो ऑन एंड ऑन. ओके एंड ये सच है डेफिनेटली. ओके चलो आज इसको थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली ये जो थॉट है ये कैसे आया, कहाँ से आया. ओके तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे एक दिन मैं ऐसे ही जोक पढ़ रहा था तो उधर मेरे को लगा कि यार न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा एंड दैट्स हाउ ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी एंड ऑल. भाई बंदा जब सुसु कर रहा था तब उसको ये याद नहीं आया क्या. तो ऐसा नहीं है यार. ये जो न्यूटन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा था. ही वॉज अ क्यूरियस स्टूडेंट. ओके तो समझने की कोशिश करो. दैट्स हाउ द ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बेसिकली एंड नॉट इन्वेंटेड. तो यार ये जो बंदा जो है न्यूटन, ऐसा नहीं था ही वॉज द फर्स्ट वन. ओके नहीं, उसके पहले भी बहुत सारे लोग थे जिनके दिमाग में ये चीज़ आई कि यार हम लोग जो भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों जाती है. ओके एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैं बिल्डिंग से कुछ छोड़ दिया वो नीचे आनी है. ओके कोई चीज़ मैंने ऊपर फेंका फिर वो नीचे आनी है. फिर एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सब नीचे आते हैं. ऐसा क्यों. तो एवरी पीपल वर क्यूरियस एंड देन पीपल गेव देयर डिफरेंट लॉजिक्स. तो न्यूटन के पहले भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे हु टॉक्ड अबाउट इट. But Newton, out of curiosity, studied in depth about this particular phenomena called gravitation, and that's how he became the discoverer of gravity. Okay, ये बंदे ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया न्यूटन. ओके चलो आई होप कहानी समझ में आई यहाँ तक के. चलो आगे बढ़ते. तो बेसिकली ग्रेविटेशन क्या है. ग्रेविटेशन एक फोर्स है. अच्छा वाह बहुत मज़ा आ गया. तो बेसिकली ग्रेविटेशन एक फोर्स है. किस टाइप का फोर्स है ये समझते हैं. तो ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, हर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ क्या करता है, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा होता है. जैसे कि एग्जांपल की मदद से समझते हैं. ओके कि जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर क्या एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट ए नाम दे देते इसको. ओके एंड इधर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी. ओके एंड इधर एक और ऑब्जेक्ट है सी. फिलहाल के लिए अपन दो ऑब्जेक्ट लेते कंसिडर करते, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. तो ग्रेविटेशन क्या है. ग्रेविटेशन ऑब्जेक्ट ए के पास भी है, ऑब्जेक्ट बी के पास भी है. ओके एंड ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जेक्ट सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी. तो ये एक प्रॉपर्टी, एक फिनोमिना है, एक फोर्स है जिसकी मदद से हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता. अब आप बोलेंगे सर कि हम लोग अगर कोई चीज़ ऊपर से छोड़ दे तो नीचे गिर जाती है, तो अर्थ अपनी तरफ पुल करती है. पर सर यार बाकी ऑब्जेक्ट जैसे मान के चलो ऊपर में भी कोई ऑब्जेक्ट होएगा, वो अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं करता. तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सोच के देखो कि आप जब दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो मास में सिमिलर है. नहीं. क्या वो साइज़ में सिमिलर है. नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब उनका मास ही अलग अलग है. ओके जब उनका साइज, स्ट्रक्चर, शेप, यही सब सारी चीज़ अलग है. ये साइज, शेप, स्ट्रक्चर ये छोड़ दो, मास की बात करते हैं हम लोग. तो जब उनके हम लोग वेट, मास अगर यही अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनका जो एबिलिटी टू अट्रैक्ट है ये भी बहुत अलग रहेगा. तो हमारे आसपास में, हमारे संसार में जो बड़े बड़े चट्टान है, बड़े बड़े पहाड़ है, छोटे छोटे पत्थर है, हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. बट उनका मास इतना छोटा है कि यार वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. समझ में आ रही बात है यहाँ पे. सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ ये जो चीज़ है क्या कि एक क्वेश्चन आना चाहिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. हम लोग ने बहुत बार सोचा है कि यार ये अर्थ सन के अराउंड क्यों घूमते रहती है, एंड ये जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों गोल 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 चक्कर लगाते रहता है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है और ये सब पॉसिबल हो पाता है ग्रेविटी की वजह से. ओके तो समझने की कोशिश करो. जैसे आप लोग की बुक के अंदर में एक एग्जांपल गिवन है, मैं वही एग्जांपल कोट कर रहा हूँ यहाँ पे ना. देयर इज़ अ बॉय, इसका नाम कटप्पा रख देते हैं हम लोग यहाँ पे. वेरी डेंजरस बॉय. अब ये बच्चा क्या करता है, घर जाता है, एक रस्सी लेकर आता एंड रस्सी को एक क्या करता है, पत्थर बांधता है. ओके एंड ये बंदे ने क्या किया, ये एक रस्सी लेकर आया एंड देन ये बंदे ने क्या किया, ये रस्सी पे एक पत्थर बांध लिया. ओके एंड देन ये जो पत्थर जो है इसको क्या कर रहा है, गोल 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 घुमा रहा है. ओके तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये गोल 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 जो घुमा रहा है, ओके पत्थर कहीं बाहर नहीं जा रहा.
ओके, गोल 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 घूम रहा है। क्यों घूम रहा? क्योंकि जो रस्सी जिस पॉइंट से अटैच्ड है, ओके, बंदे ने जिस हाथ मतलब जिस हाथ में रस्सी को पकड़ के रखा है, वहाँ से पत्थर तक के क्या जा रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बकायदा एक सर्कुलर पाथ में वो पत्थर क्या कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है। और जिस पॉइंट पे ये जो रस्सी जो कट जाती है, टूट जाती है, तो क्या होएगा, ये जो पत्थर जो एक बकायदा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, एक टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो यही एक चीज़ है। ओके, ये चीज़ जैसे यहाँ पे जो रस्सी पत्थर को अपने इर्द गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाते रहती है, वैसे ही ग्रेविटी भी काम कर रही होती है, वैसे ही ग्रेविटेशनल पुल भी काम कर रहा होता है। तो ग्रेविटी की मदद से क्या होते हैं, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं, अर्थ सन के आसपास घूमते रहती है। और कोई बड़ा सा कोई स्टार होगा एंड ऑल, बहुत बहुत बड़ा प्लैनेट होगा, उसके आसपास चीज़ें रिवॉल्व करते रहेगी, घूमते रहेंगे। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है? जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी, नॉट एवरीबडी, इन एवरी बॉडी, एंड ड्यू टू विच एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी टूवर्ड्स इट। क्या मतलब है? जैसा मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए हो गया, ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इधर ऑब्जेक्ट बी हो गया। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इंसानों की शक्ल बना दिया ना, दो पत्थर होते हैं, वो भी अपने आप को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बड़े बड़े जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज, जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, वो हर जो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते, खींचने की कोशिश करते रहते, ड्यू टू फोर्स वॉट कॉल्ड द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करते रहते हैं, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। नाउ एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब ये क्या बोलता है, जैसा मैंने आप लोग को बताया, ये लॉ एग्जैक्टली सेम बता रहा है। ओके, बट यहाँ पर कुछ फिक्स क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो रही है। चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या है वो क्वांटिटीज़। ओके, तो यार यहाँ पे क्या है, लॉ क्या बोलते हैं, देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with the force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो मैंने आप लोग को क्या बताया कि ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए अप्लाई करते हैं। और ये फोर्स किस चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, इस चीज़ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रही बात? मतलब ये जो फोर्स जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये फोर्स जो है डायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स जो उनके मासेस के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड किसी और दूसरी चीज़ क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई उन लोग के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर मासेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। ओके, जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लोग की अर्थ है, एंड देन अर्थ अपने साइड में किसको अट्रैक्ट कर रही है, मून को अट्रैक्ट कर रही है। मून भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, बट सोच के देखो, अर्थ का जो मास है वो क्या है, रिलेटिवली ज़्यादा है। ओके, मून का मास क्या है, रिलेटिवली कम है। तो ये ज़्यादा पुल किसकी तरफ आएगा, अर्थ की तरफ आएगा। अच्छा, एक और चीज़, जस्ट इमेजिन ये जो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये चीज़ क्या होने लगेगी, बहुत कम तरीके से काम करने लगेगी। जो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर हम लोग यहाँ पे ये जी कहाँ से ला रहे हैं, ये जी जो है, कैपिटल जी जो है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या कुछ और है? तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, हम लोग ने जो फॉर्मूला जो देखा है वो फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले उसको समझते हैं, फिर हम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो ये जो फोर्स जो है, फोर्स यानी कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये किस चीज़ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, m1 एंड m2 के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, एंड ये किस चीज़ के ऊपर इन्वर्सली डिपेंडेंट है, ये डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर इन्वर्सली डिपेंडेंट है, उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, बट समझो यार, यहाँ पे जब हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं, उसको जब हम लोग को एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने होते हैं, तब हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमको एक कॉन्स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस जी, कैपिटल जी, इज़ दैट कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका कुछ वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू जो है ये है 6.673 इंटू 10⁻⁻11।
okay. So this is basically the value of universal gravitational constant. अच्छा, इसका कुछ यूनिट होएगा क्या? सोच के देखो, हो सकते हैं ना, डेफिनेटली हो सकते हैं. तो हम लोग यूनिट निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, पहले तो हम लोग ये साइड g ला लेते हैं. g इज इक्वल्स टू वॉट? g इज इक्वल्स टू f इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2. ओके, तो ये हो गया हम लोग का बेसिकली जी का फॉर्मूला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला. अब ये इसके यूनिट्स निकाल लेते हैं. यूनिट क्या आ जाएगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. ओके, और आर क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? डिस्टेंस, आर स्क्वायर. तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर. तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं मीटर, और यहाँ पे क्या? स्क्वायर. तो हम लोग ले लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर. अच्छा, m1 एंड m2 ये क्या हो गया? मास का यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम. और यहाँ पे कितना मास है? 2, यानी कि इसका हम लोग क्या कर लेंगे? स्क्वायर. सो बेसिकली हम लोग को जो यूनिट जो मिलता है वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ओके, तो ये हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है. ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक ही क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, ठीक. तो जैसा मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया, दिस इज द वैल्यू, ओके, ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. चलो आगे देखते हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फ्री फॉल? ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. फ्री फॉल क्या है? ओके, तो समझो कि यार अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट को. इसी वजह से क्या होता है, जैसे न्यूटन बाबा के सर के ऊपर क्या गिरा था? एप्पल गिरा था. वैसे ही हर ऑब्जेक्ट क्या करता है? अर्थ की तरफ जाता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वो पुल होता रहता है, अट्रैक्ट होते रहता है. तो वो यार वो जब वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो अगर बीच में कोई फोर्स है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो एक्सपीरियंस करेगा फ्री फॉल. यानी कि फ्री फॉल क्या है? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल. दैट मीन्स देर इज बेयरली एनी रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब है कि अर्थ की सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के प्रेजेंस में वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फॉल. मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे भी? फ्री फॉल. ओके, वहाँ पे कुछ हम लोग बाकी जितने भी और कुछ फोर्सेस वगैरह होंगे, हम उसको क्या मान के चलते हैं? एकदम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे. चलो ठीक है. तो अच्छा, ये फ्री फॉल के अंदर फ्री फॉल की मदद से हम लोग को ना एक चीज़ समझ में आती है. क्या? कि एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. येस, एग्जैक्टली, यू आर टू द पॉइंट. तो एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी का वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हमको समझ में आएगा. ओके, कैसे निकालेंगे हम लोग ये जी का वैल्यू? ये जी और ये वाला जी, दोनों की जी के अंदर में क्या अंतर है? ओके, इसका वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड. ओके, 9 सॉरी एक सेकेंड. ये जो है इसका वैल्यू आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये उसका वैल्यू आ जाता है. किस चीज़ का भी? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. और एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग ने अभी देखा. इसका वैल्यू क्या आ जाता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दैट वॉज द वैल्यू. ओके, तो हम आई होप आप लोग को यहाँ तक के क्लियर है. ओके, चलो आगे देखते भी. ठीक, नाउ लेट्स गो अहेड. तो यार निकालेंगे कैसे हम लोग ये वाला फॉर्मूला? तो हम लोग को पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इन प्लस एक्सेलरेशन. ओके, तो हम लोग ने क्या देखा था यहाँ पे? एक सेकेंड. ओके, तो फ्रॉम द न्यूटन्स इक्वेशन वी नो कि फोर्स का वैल्यू क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है. और यहाँ पे फ्री फॉल की वाली कंडीशन जो है उसके अंदर में एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है? दैट एक्सेलरेशन इज कमिंग फ्रॉम ग्रेविटी. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. लेकिन यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और चीज़ देखा था. क्या? एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में क्या था? आर स्क्वायर. ओके, ठीक. तो अब मैं क्या करूँगा? मैं यार ये जो इक्वेशन जो है एफ इज इक्वल्स टू एम जी, मैं इसको ये साइड ला लेता हूँ. तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा. एम जी इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर. ओके, दैट्स द इक्वेशन दैट आई गेट. तो अब यार मेरे पास यहाँ पे दोनों साइड m है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक m को गायब कर सकता हूँ. सो मोर और लेस आई गेट द इक्वेशन. मेरे को इक्वेशन क्या मिल जाती है यहाँ पे? मेरे को मिल जाती है g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m
अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे को क्या मिलता है, ये मेरे को एक इक्वेशन मिल जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए। ओके, अब मैं चाहूँ तो यार मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आराम से कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे को अब क्या निकालने का है, अभी मेरे को निकालने का अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग रहेगा। ओके, चलो देख लेते भाई यहाँ पे हम लोग। तो ओके, तो ये जो चीज़ है ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ कर लेते हैं। तो मेरे को एक्सेलरेशन ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू मुझे वो पता है, वो क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये मेरे पास एक वैल्यू है। ओके, एंड उसके अलावा अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। ओके, और उसके अलावा मैं अर्थ का मास लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटू अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, है ना। तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ जाता है 6 इंटू, यार मेरे पेन को क्या हो गया भाई, 6 × 10⁻24। ओके, एंड मेरे पास यहाँ पर अर्थ का ये जो आ जाता है, सॉरी अर्थ का जो रेडियस जो उसका मेरे पास वैल्यू आ जाता है। तो दैट वैल्यू इज समवेयर अराउंड 6.4 इंटू 10⁻6। ओके, तो ऐसा मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाता है, एंड देन इसका मैं क्या कर लूँगा, स्क्वायर कर लूँगा। सो मेरे पास ये चीज़ आ गई है, एंड देन अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, मेरे को अब आगे बढ़ने का। ओके, तो जब मैं इसको ओवरऑल कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास ऐसे कुछ वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर। अब यार यहाँ पे जो यूनिट्स है मैं सबको जब कट आउट कर लेता तो मेरे को ऐसा कुछ यूनिट मिल जाता है। ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल। सो दैट्स द थिंग दैट आई एम गोइंग टू गेट। अच्छा, एक चीज़ और है यार कि ये हम लोग ने कैपिटल जी का वैल्यू निकाला, हम लोग ने स्मॉल जी का वैल्यू निकाला, यानी कि हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन दोनों का वैल्यू निकाला। चलो हम लोग इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते, चलो हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते कि ये हम लोग को काम कैसे आएगा। ओके, तो आप लोग ने कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा। ओके, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली मास एंड वेट। तो मास क्या चीज़ है उसको समझते पहले। ओके, तो समझो मास क्या है। मास हर जो भी ऑब्जेक्ट है धरती पर, अर्थ पर कहीं पे भी किसी और प्लैनेट में ऑल, तो हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, मैटर है। ओके, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, तो हर पार्टिकल का, हर जो भी ऑब्जेक्ट से जो बना है उसका क्या है होगा, खुद का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ओके, वो कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो मास जो है, अब ये जो मास जो है, ये मास हर जगह क्या रहेगा यार, कांस्टेंट रहेगा। मास कैन नॉट बी जीरो, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, हाँ कि ना। तो ये मास जो है, मास क्या है, कांस्टेंट। ओके, अब सोच के देखो कि यार मास का अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो यार अर्थ पे भी मेरा मास जितना है उतना ही रहेगा। लेट्स से मेरा मास 10 kg है, तो अर्थ पे मेरा मास अगर 10 kg है तो मून पे भी मेरा मास कितना रहेगा, 10 kg ही रहेगा। ओके, इट कैन नेवर बिकम ज़ीरो, मतलब मेरा मास अर्थ पे जितना है वो स्पेस में भी उतना ही रहेगा। अगर कुछ और दुनिया है वहाँ पर भी उतना ही रहेगा। तो मास मोर और लेस चेंज नहीं होएगा, इट इज़ गोइंग टू रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। क्यों, अब सोच के देखो, ये जो है जो मेरा पेन जो है, ओके यार ऐसा थोड़ी ना होगा स्पेस में ले जाने के बाद इसका मास चेंज हो जाएगा। नहीं, ये जैसा है वैसे ही शेप में रहेगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे। मेरा शेप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मास कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात। अचानक से चीज़ें गायब नहीं होने लग जाएगा, अचानक से मैं पार्टिकल्स में बिखर के इधर उधर नहीं होने लग जाऊंगा, अनलेस कुछ ऐसा कुछ हो जाए। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा मास कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। एंड देन जब मेरा मास कांस्टेंट है तो मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन यार क्या मेरा वेट कांस्टेंट रहेगा। अब वेट का सीधा साधा मतलब कुछ ऐसा निकलता। वेट बेसिकली क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी टूवर्ड्स अर्थ और टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या दैट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल्स टू mg, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब यार यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्स क्या रहेगा, वेट क्या है, वो फोर्स ही तो है। तो वेट के अगर हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे वेट, तो वेट क्या रहेगा, वेट इज इक्वल्स टू F इंटू mg। अब यार यहाँ पर क्या है, मेरा मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या मास तो कांस्टेंट है ना, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो अर्थ का ग्रेविटी जो है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अलग है, और यार मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि यार मेरा मास कांस्टेंट है, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो चेंज होएगा।
इस वजह से क्या होएगा कि मेरा वेट भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अर्थ पर मेरा वेट कुछ अलग रहेगा, ओके, और ये मून पर मेरा वेट कुछ अलग रहेगा। समझ में आ रही बात? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यार हर एक प्लैनेट का, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटी, अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, अलग अलग है। एंड दैट्स वाई हम अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग वेट क्या कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो ये जो वेट जो आता है, वेट किस चीज़ की वजह से आता है? वेट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही बात है? ग्रेविटी, वो जो भी प्लैनेट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो आपको कितना स्पीड से, कितना एक्सेलरेशन के साथ आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर ग्रेविटी। समझ में आ रही बात? एंड दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर वेट। समझा? तो वेट इज बेसिकली नथिंग बट force exerted by that particular object towards center of that planet, okay, which is nothing but m into g, mass into acceleration due to gravity. Simple. Okay, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।